वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के पांचवें बिंदु पर। पांचवा बिंदु कौन सा है? पांचवा बिंदु है ध्वनिकता। ध्वनिकता, सोनोरसनेस। सोनोरसनेस, सोनोरसनेस या ध्वनिकता का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी ठोस वस्तु से प्रहार करने पर या आघात करने पर या पीटने पर तेज ध्वनि उत्पन्न होने के जो गुण है उसको हम ध्वनिकता या सोनोरसनेस कहते हैं। सोनोरसनेस, ठीक है। तो ध्वनिकता या सोनोरसनेस का मतलब क्या होता है? वो गुण, कौन सा गुण? किसी वस्तु से आघात करने पर, प्रहार करने पर या पीटने पर तेज ध्वनि उत्पन्न होने का जो गुण है उसको हम ध्वनिकता या सोनोरसनेस कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, हम आपको बता दें कि सभी धातुओं में ध्वनिकता या सोनोरसनेस का गुण पाया जाता है। धातुओं में यह गुण पाया जाता है और इसी गुण के कारण, इसी ध्वनिकता के कारण, इसी सोनोरसनेस के कारण धातुओं का जो प्रयोग है, मेटल्स का जो प्रयोग है, वो कई कामों में किया जाता है। जैसे आपने स्कूल की घंटी आपने जरूर देखी होगी। इसमें देखिए, ये व्यक्ति इस चित्र में दिख रहा है और ये ठोस एक इन्होंने लकड़ी का वो बना रखा है, ठीक है। इस डंडे से, इस हथौड़े से वो इस
जो लोहे की या धातु की जो प्लेट है उसको ये पीट रहा है, उस पर प्रहार कर रहा है, आघात कर रहा है। तो जब ये इस पे आघात करता है तो एक ध्वनि पैदा होती है। तो हमने अभी आपको बताया था कि किसी ठोस वस्तु से आघात करने, प्रहार करने या पीटने पर तेज ध्वनि उत्पन्न होने का जो गुण है, इसी को हम ध्वनिकता या सोरोनसनेस कहते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं उनके अंदर ये गुण पाया जाता है। इसी कारण इन धातुओं का प्रयोग हम स्कूल की घंटी में या म्यूजिक के, संगीत के जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं ना तरह तरह के, उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे वीणा हो, सितार हो, गिटार हो। जैसे वीणा तो यहाँ दिखाया है चित्र में, और ये आपने देखा होगा जब भजन होते हैं ना, मजीरा बोलते हैं इसको, भजन के अंदर भी बजाते हैं इसको, ठीक है। तो जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनके अंदर इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई अब धातुओं की। अब अधातुओं की अगर हम बात करें तो जहाँ तक अधातुओं का प्रश्न है, अधातुओं में ध्वनिकता या सोनोरसनेस का जो गुण है वो नहीं पाया जाता है। इसका मतलब किसी अधातु को अगर हम किसी ठोस वस्तु से पीटें, उस पर प्रहार करें या उस पर आघात करें तो तेज ध्वनि पैदा नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर हम एक लकड़ी की, ये जो धातु की प्लेट है, मेटल की प्लेट है, इसकी जगह पे हम लकड़ी की प्लेट लगा दें तो क्या स्कूल की घंटी जैसी आवाज निकल सकती है? नहीं निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि लकड़ी जो है वो अधात्विक है, नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल होने के कारण क्या है, इसको पीटने पर धातुओं के समान तेज ध्वनि उत्पन्न होना संभव नहीं है, ठीक है। यानी कुल मिला के बात यह है कि धातुओं में ध्वनिकता या सोनोरसनेस का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ध्वनिकता या सोनोरसनेस का गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के छठे बिंदु के रूप में अब हम बात करेंगे घनत्व या डेंसिटी पर। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर घनत्व या डेंसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, घनत्व या डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का जो टोटल द्रव्यमान होता है या मास जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं, या उसका जो भार होता है, और उस वस्तु का जो टोटल आयतन होता है, वॉल्यूम जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं, या आकार होता है, उसके अनुपात को, उसके रेशो को हम घनत्व या डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब भार यानी मास अपॉन आयतन, या आयतन अपॉन भार भी कह सकते हैं। आयतन ऊपर लिख दो और नीचे भार लिख दो। भार किसी वस्तु का जो भार है, द्रव्यमान है, उसका और जो उसका वॉल्यूम है, आयतन है, उन दोनों का जो अनुपात है, जो रेशो है, इसको हम घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब घनत्व कम ज्यादा कैसे होता है? देखिए, अगर आयतन ज्यादा है, किसी चीज का आकार ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, और उसका भार कम है उस वस्तु का, तो हम कहेंगे कि घनत्व कम है। अगर आयतन ज्यादा है और भार कम है तो हम कहेंगे, आयतन मान लीजिए 10% है और भार 5% है, तो हम क्या कहेंगे? आयतन ज्यादा है, भार कम है, ठीक है। आयतन ज्यादा है, भार कम है, तो हम कहेंगे घनत्व कम है। अगर भार ज्यादा हो और आयतन कम हो तो हम उल्टा बोलेंगे कि घनत्व ज्यादा है। यानी घनत्व की जो डिपेंडेंस है वो भार पर डिपेंड करता है। अगर भार ज्यादा है
तो घनत्व ज्यादा है, भार कम है तो घनत्व कम है। ठीक है, और भार को कंपेयर किससे करते हैं, तुलना किससे करते हैं, वो हम करते हैं वॉल्यूम से या आयतन से या उस चीज के आकार से। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये तो बात हो गई हमारी घनत्व की या डेंसिटी की। ठीक है, अच्छा दूसरी बात हम ये और बता दें कि अगर किसी चीज का घनत्व ज्यादा होता है तो वो वस्तु पानी में डूब जाती है, और अगर घनत्व कम होता है तो वो वस्तु पानी पर तैरती रहती है। ठीक है, आइए समझ। अब यहां पे हम आपको बता दें कि अगर हम धातुओं की बात करें, धातुओं की बात करें तो सिर्फ दो धातुओं को छोड़ करके, दो धातुओं को छोड़ करके और अधिकांश जितनी भी धातुएं हैं उनका घनत्व ज्यादा होता है। यानी अगर उनको हम पानी में डालें तो वो पानी में डूब जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोहे की कोई चीज लें, कोई भी चीज लें या कील लें और उसको पानी के गिलास में डालें तो हम देखते हैं वो डूब जाएगी। तांबे की लें तब भी डूब जाएगी, और किसी धातु की लें तब भी डूब जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, इसके दो अपवाद हैं, यानी दो धातुएं ऐसी हैं जिनका घनत्व ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, यानी वो पानी में तैरती रहती हैं। वो धातुएं कौन सी हैं दो, वो हैं एक तो है सोडियम और एक है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व कम होता है। सभी धातुओं का ज्यादा होता है लेकिन सोडियम पोटेशियम का कम होता है। सारी धातुएं जो हैं पानी में डालने पर डूब जाती हैं, लेकिन सोडियम या पोटेशियम जो है पानी में डूबती नहीं है। देखिए दूसरे चित्र में ये तैर रही है, ये सोडियम जो है तैर रहा है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में सीधी सी बात है, जितनी भी अधातुएं हैं उनका जो घनत्व होता है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो धातुओं की अपेक्षा कम होती है, उनका घनत्व कम होता है। यानी अगर उनको पानी में डाला जाए तो वो तैरते रहते हैं। जैसे कि लकड़ी का कोई टुकड़ा हमने डाल दिया, कोयला हमने डाल दिया, कोयला आप डाल के देखिए पानी में तो आप देखेंगे कि कोयला यानी जिसको हम कार्बन बोलते हैं वो पानी में तैरता रहेगा। क्लियर। तो अधातुओं का जो घनत्व होता है वो कम होता है, धातुओं का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के 7वें बिंदु के रूप में अब हम बात करेंगे गलनांक व क्वथनांक पर। गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले सवाल उठता है कि ये गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। देखिए, वह तापमान, गलनांक शब्द को देखिए आप, गलनांक यानी गलन वाला अंक, यानी वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ गलने लग जाए यानी पिघलने लग जाए, उस तापमान को हम कहते हैं गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक का मतलब क्या होता है, वह तापमान, वो टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ पिघलने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। पिघलने को बोलते हैं मेल्ट होना। ठीक है, तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ पिघलने लग जाता है या मेल्ट होने लग जाता है, उस तापमान को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। क्लियर। ठीक है, इसी तरह से वो तापमान जिस तापमान पर कोई पदार्थ भाप बनने लग जाता है, स्टीम के रूप में बदलने लग जाता है, वाष्प के रूप में बदलने लग जाता है, उस तापमान को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। साफ शब्द से दिख रहा है, बॉयल, वो तापमान जिस पर वो बॉयल होने लग जाए, यानी बॉयल होने का मतलब है जब वो भाप में बनना लग जाए। ठीक है, तो गलनांक का मतलब क्या हुआ, वो तापमान जिस तापमान पर कोई पदार्थ पिघलने लग जाए
उसे तो हम कहते हैं गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। और वो तापमान जिस पर कोई पदार्थ भाप बनने लग जाए, स्टीम के रूप में परिवर्तित हो जाए, वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लग जाए, वाष्पीकृत होने लग जाता है। वाष्पीकृत होने को बोलते हैं इवोपरेशन। तो जिस तापमान पर कोई पदार्थ इवोपरेट होने लग जाए, वाष्पीकृत होने लग जाए, यानी भाप के रूप में बदलने लग जाए, उस तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब देखिए, कुछ धातुओं को छोड़ करके जितने भी धातुएं हैं, कुछ धातुओं को छोड़ करके अधिकांश जितनी भी धातुएं हैं उनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, काफी उच्च होते हैं। धातुओं के कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, काफी हाई होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है? जैसे उदाहरण आपकी बुक में भी दे रखा है कि लोहे का जो होता है, लोहे की अगर हम बात करें तो लोहे का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो है 1593 डिग्री सेल्सियस। यानी जब उसको 1593 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाएगा तब लोहा पिघलता है, उससे पहले नहीं पिघलता है। ठीक है? अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्योंकि हमने शुरुआत क्या की थी, हमने कहा था कि कुछ धातुओं को छोड़ करके अधिकांश जो धातुएं हैं उनका गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, अधिक होता है, उच्च होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कुछ धातुएं कौन सी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक जो होता है वो उच्च नहीं होता है, यानी कम होता है। ठीक है? तो देखिए, 5 ऐसी धातुओं के नाम हम आपको बता रहे हैं जिनका गलनांक कम होता है। ठीक है? ये कौन सी हैं 5 धातुएं? ये है, एक तो है गैलियम। गैलियम आप देख चुके हैं, ग्रे रंग का होता है। ठीक है? जिसको जी से हम लिखते हैं, जी और ए। ठीक है? इसी तरह से सोडियम, इसको हम Na से लिखते हैं। इसी तरह से पोटेशियम, इसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा पारा या मरकरी, इसको हम Hg से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से 5वां है हमारा सीजियम। तो गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, पारा और सीजियम, ये 5 ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बेहद कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट बेहद कम होता है, यानी ये बहुत कम तापमान पर पिघल जाती हैं। ठीक है? इतने कम तापमान पर पिघल जाती हैं कि अगर इनको हम अपने हथेली पे रखें तो हमारा हथेली का जो टेम्परेचर होता है उस पर ही, उसके टेम्परेचर से ही पिघल जाती हैं। ठीक है? क्लियर? हमने क्या समझाया अभी तक आपको? हमने आपको बताया कि जो धातुएं होती हैं, इन 5 धातुओं को छोड़ करके, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, पारा और सीजियम, इन 5 धातुओं को छोड़ करके जितनी भी धातुएं हैं उन सबका गलनांक और क्वथनांक काफी अधिक होता है। ठीक है? जबकि अगर हम अधातुओं की बात करें, तो अधातुओं में सिर्फ 2 जो अधातु हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितनी भी अधातु हैं वो
उनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बेहद कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक कैसा होता है? काफी कम होता है। क्लियर? अब सवाल उठता है कि वो कौन सी दो अधातुएं हैं जिनका गलनांक व क्वथनांक कम नहीं होता है? अपवाद कौन से हैं वो दो? एक्सेप्शन कौन से हैं? वो दो अपवाद और एक्सेप्शन हैं, एक तो है ग्रेफाइट और एक है हीरा या डायमंड, हीरा। तो ग्रेफाइट और हीरा ये दो ऐसी अधातु हैं, हालांकि दोनों एक ही कार्बन जो अधातु है उसी के दो अपर रूप हैं, एलोट्रॉप। अपर रूप या एलोट्रॉप का मतलब होता है देखने में अलग अलग हैं लेकिन उनके रासायनिक गुण समान हैं, यानी कार्बन के ही। तो ग्रेफाइट और हीरा दो ऐसे पदार्थ हैं या अधातु हैं जिनका कि गलनांक व क्वथनांक जो होता है बेहद ज्यादा होता है, बल्कि धातुओं से भी ज्यादा हो जाता है, कई धातुओं से। तो ठीक है, क्लियर बात? संक्षेप में अगर हम कहें तो ये ध्यान रखिए, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक काफी अधिक होता है, जबकि अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा कम होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के 8वें बिंदु के रूप में हम अब चर्चा करेंगे ऊष्मीय चालकता पर। किस पर? ऊष्मीय चालकता यानी हीट कंडक्टिविटी। ऊष्मीय चालकता या हीट कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखिए, ऊष्मीय चालकता या हीट कंडक्टिविटी का मतलब होता है ऊष्मा का यानी कि हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना। चालकता यानी चलना, चलने का गुण। ठीक है, ऊष्मीय चालकता का मतलब क्या हुआ? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने का या पहुंचने का या स्थानांतरित होने का जो गुण है उसको हम कहते हैं ऊष्मीय चालकता। ठीक है, जिन पदार्थों में ऊष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तक पहुंच सकती है या चल सकती है या स्थानांतरित हो सकती है, उन पदार्थों को हम कहते हैं ऊष्मा के सुचालक। अंग्रेजी में बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सुचालक या गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर होता है ना जैसे बसों में, कंडक्टर ऊष्मा का सुचालक या गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, चालकता का मतलब क्या होता है? ऊष्मीय चालकता का मतलब ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने का या पहुंचने का या स्थानांतरित होने का जो गुण है उसको हम ऊष्मीय चालकता कहते हैं, हीट कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और जिन पदार्थों में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकती है, पहुंच सकती है या स्थानांतरित हो सकती है, उन पदार्थों को हम कहते हैं ऊष्मा के सुचालक या गुड कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, और जिन पदार्थों में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकती, स्थानांतरित नहीं हो सकती, नहीं चल सकती, उन्हें हम कहते हैं ऊष्मा के कुचालक यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर समझ गए ना? गुड कंडक्टर यानी सुचालक, बैड कंडक्टर यानी कुचालक। ठीक है, तो जिन पदार्थों में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकती है वो तो है ऊष्मा के सुचालक या गुड कंडक्टर, और जिन पदार्थों में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चल सकती, नहीं पहुंच सकती, उसे हम कहते हैं ऊष्मा के बैड कंडक्टर, कुचालक या बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर? अब देखिए, यहां पर हम आपको जानकारी दे दें
कि जितनी भी धातुएं हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। यानी धातुओं के अंदर ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चल सकती है, पहुंच सकती है, स्थानांतरित हो सकती है। जबकि अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। यानी उनके अंदर ऊष्मा जो है, गर्मी जो है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर नहीं जा सकती, नहीं पहुंच सकती। इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें, एक इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहें, प्रयोग करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक बीकर लेते हैं या कोई भी एक बर्तन लेते हैं और उसमें आधा पानी भर देते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया आधा पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर हम कुछ छड़, रॉड या चम्मच जैसी चीजें डालते हैं जो अलग अलग चीजों की बनी हुई हो। जैसे कि मान लीजिए 2 डाल दी, 3 डाल दी, मान लीजिए है, एक धातु की डाल दी, एक अधातु की डाल दी, एक प्लास्टिक भी डाल दी, वो भी अधातु ही है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए धातु की चम्मच है और ये लकड़ी की चम्मच है, ठीक है, क्लियर। अब बीकर के पानी को हम गर्म करते हैं, मान लीजिए गैस पे रख करके या चूल्हे पे रख करके गर्म करते हैं या बर्नर पे गर्म करते हैं। बर्नर जो होता है वो प्रयोगशालाओं में काम आता है, लेबोरेटरीज के अंदर। चाहे मान लीजिए आपने गैस पे रख के कर लिया, गर्म किया, अब गर्म कर जब पानी गर्म हो गया तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो चम्मचें हैं, ये एक धातु वाली, इसको हम छू करके देखते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम छुएंगे तो हमें गर्म नजर आएगी, गर्म लगेगा। जबकि हम अगर लकड़ी वाली जो चम्मच है जो कि अधातु है, उसको हम छुएंगे तो हमें गर्म नहीं लगेगा। यानी पानी जो था उसकी जो गर्मी थी वो इस धातु के चम्मच के इस सिरे से और इस सिरे तक पहुंच गई, चलने लग गई, स्थानांतरित हो गई। जबकि लकड़ी में, यानी इस अधातु वाली जो चम्मच थी, इसमें इस सिरे से यहां तक नहीं पहुंची, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी बैड कंडक्टर होती हैं। क्लियर, ठीक है। अब हम यहां पर आपको एक बात और बता देते हैं, ठीक है। क्या बता देते हैं? देखिए, ऊष्मा की सबसे ज्यादा अच्छी जो सुचालक है वो है चांदी। कौन सी धातु है? चांदी, सिल्वर, जिसको अंग्रेजी में हम सिल्वर बोलते हैं, और चांदी को हम Ag से प्रदर्शित करते हैं, Ag, ठीक है। चांदी या सिल्वर ऐसी धातु है जो कि ऊष्मा की सुचालक है, गुड कंडक्टर है। क्लियर, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक बेहतरीन वो है ये, ठीक है। हालांकि और भी धातुएं होती हैं, सबसे ज्यादा अगर सर्वोत्तम जो चालक हम बोलें, बेस्ट कंडक्टर बोलें, तो वो है चांदी, ठीक है। चांदी के अलावा होने को तो जो कॉपर है, यानी तांबा है, जिसको हम Cu से प्रदर्शित करते हैं, तांबे या कॉपर को, तो तांबा या कॉपर या एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम जो होता है जिसको हम Al से प्रदर्शित करते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम यानी Al, ये भी ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अच्छी चालक होती हैं, बल्कि बेहतरीन चालक होती हैं, ठीक है। चालक तो सारी ही होती हैं धातुएं, ऊष्मा की सुचालक तो सारी ही धातुएं होती हैं, लेकिन चांदी सबसे बेस्ट है। और चांदी के बाद में अगर हम नाम लें तो तांबा और एल्युमिनियम, ये भी अच्छी रहती। क्लियर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि ऊष्मा की जो ये चालकता है, इस गुण का भी हमारे जीवन में बड़ा उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? ऊष्मा चालकता या हीट कंडक्टिविटी के गुण को ध्यान में रख करके हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जो बर्तन होते हैं ना, बर्तन, उन बर्तनों के, आपने देखा होगा कि बर्तन तो धातु का बना हुआ है, कोई लोहे का है, कोई एल्युमिनियम का है, कोई तांबे का है, लेकिन उसको पकड़ने का जो हत्था होता है ना,
हत्ता या हैंडल, वो हमेशा अधातु का बना हुआ होता है। वो तो या तो लकड़ी का होता है या प्लास्टिक का होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना। तो ऊष्मीय चालकता का प्रयोग ये है कि बर्तनों में जो होते हैं घरों में, वो घरों में काम में आने वाले जो बर्तन हैं, वो उनके जो हत्ते होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं, वो अधात्विक चीज़ों के बनाए जाते हैं, जिसमें प्लास्टिक या लकड़ी प्रमुख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के नवे बिंदु के रूप में अब हम बात करेंगे विद्युत चालकता पर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी पर। ठीक है, अब सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊष्मीय चालकता की बात की थी। चालकता या कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? चालकता या कंडक्टिविटी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की, स्थानांतरित होने की, चलने की क्षमता। ठीक है, और विद्युत चालकता का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इसको हम आवेश भी बोलते हैं, आवेश या चार्ज, आवेश या चार्ज। आवेश, और आवेश को अंग्रेजी में हम चार्ज भी कहते हैं, चार्ज। तो विद्युत का मतलब होता है आवेश या चार्ज। ठीक है, तो विद्युत का या इलेक्ट्रिसिटी का या आवेश का, या जिसको हम चार्ज कहते हैं, उसका एक स्थान से, कोई भी एक स्थान, मान लीजिए ए है और ये स्थान है बी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने की जो प्रवृत्ति है, चलने का जो गुण है, स्थानांतरित होने की जो क्षमता है, उसको हम कहते हैं विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। क्लियर? विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का मतलब होता है विद्युत का यानी इलेक्ट्रिसिटी का, आवेश का यानी चार्ज का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने की जो क्षमता है, उसको हम कहते हैं विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जिन पदार्थों में विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी या आवेश या चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकता है, पहुंच सकता है या स्थानांतरित हो सकता है, उन पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत के सुचालक। सुचालक यानी सुचालक को अंग्रेजी में बोलते हैं गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ठीक है, तो जिन पदार्थों में विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी या आवेश या चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है, स्थानांतरित हो सकता है, चल सकता है, उन पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत के सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? और जिन पदार्थों में विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी या आवेश या चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकता, स्थानांतरित नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत के कुचालक। कुचालक यानी बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब देखिए, ये तो बात हो गई इसके अर्थ की। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं, वो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। ठीक है, अगर हम धातुओं की बात करें तो जितनी भी धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, वे सभी धातुएं, सभी मेटल्स विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी गुड कंडक्टर होती हैं।
जबकि यदि हम बात करें अधातुओं की, नॉन मेटल्स की, तो सभी अधातुएं सिर्फ एक अधातु को छोड़ करके, सिर्फ एक नॉन मेटल को छोड़ करके सभी अधातुएं, नॉन मेटल्स, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सारी की सारी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी उनमें विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाती, स्थानांतरित नहीं हो सकती। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमने बात की अधातुओं की, और तो हमने कहा आपको कि सिर्फ एक अधातु को छोड़ करके बाकी सारी जितनी भी अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो विद्युत की कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि धातुओं की तरह विद्युत की सुचालक होती है। भाई अधातुएं ज्यादातर तो कुचालक होती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर होती है? हमारा जवाब है वो अधातु है, वो नॉन मेटल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का जिक्र हम पहले भी 2 बार कर चुके हैं। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन एक तत्व है, एक एलिमेंट है, काले रंग का होता है, और कार्बन के 2 अपर रूप हमने बताए थे, एलोट्रोप हमने बताए थे, एक तो ग्रेफाइट और एक हीरा। और एलोट्रोप का अर्थ भी हमने आपको बताया था। एलोट्रोप या अपर रूप का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो दिखने में तो एक समान दिखाई, अलग अलग दिखाई दें, दिखने में उनके रूप अलग अलग हों, लेकिन उनके जो रासायनिक गुण हैं वो एक समान हों। जैसे हीरा और ग्रेफाइट दिखने में दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वो होते कार्बन ही हैं। अगर उनसे कोई केमिकल रिएक्शन करवाई जाए, रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाए, तो वो कार्बन की तरह अपना व्यवहार करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो याद रहेगा कि वो कौन सी अधातु है, वो कौन सी एकमात्र अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर होती है। तो हमारा जवाब होगा वो एकमात्र अधातु है ग्रेफाइट। और इसी कारण से, इसी अपवाद के कारण ग्रेफाइट का प्रयोग जो है, अधातु है उसके बावजूद भी टॉर्च में जो सेल लगाते हैं हम लोग, या गाड़ियों में जो बैटरी लगती है, कभी सेल को तोड़ के देखा है? टॉर्च में लगे हुए बैटरी को तोड़ के देखा है? जब आप तोड़ के देखेंगे तो उसमें आपको एक इतनी लंबी पतली सी एक छड़ दिखाई देगी, एक रॉड दिखाई देगी, जिसके ऊपर टोपी पर वो जो तांबे का सा वो लगा रहता है ना, तांबे की कैप लगी रहती है। तो ये जो छड़ होती है ये होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा कि सभी धातुएं, जितनी भी मेटल्स हैं, वो सब की सब विद्युत की सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, लेकिन जितनी भी अधातुएं हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। एक अधातु ऐसी है जो कि विद्युत की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर होती है, और उस अधातु का नाम है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रोप है। क्लियर? अच्छा, देखो, विद्युत की चालकता या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रयोग क्या कहें? देखिए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, प्रयोग के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? एक तो सेल चाहिए, एक छोटा सा बल्ब चाहिए, और कनेक्ट करने के लिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, 3 नंबर के छोटे छोटे वायर्स या तारों के टुकड़े चाहिए। ठीक है, इस तरह से उनको हम जमा देते हैं। और ये तीसरे नंबर का जो तार है ये वाला, और दूसरे नंबर का जो ये तार है,
इन दोनों को आपस में जोड़ते नहीं है, हम इसको बीच में से खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि ये जो टूटा हुआ भाग है, इस हिस्से पर पहले तो हम एक कोई भी अधातु, चाहे लकड़ी हो चाहे कोई भी अधातु हो, उसकी रॉड को या उसकी छोटी सी छड़ को या उसको हम किसी भी तरह से उसके रूप को हम यहां पर टच करते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी को हमने टच किया और फिर हम देखते हैं कि क्या यहां पर बल्ब जो है लगा हुआ वो जला या नहीं जला। ठीक है, यानी सर्किट पूरा, ये इसको हम बोलते हैं परिपथ या सर्किट, विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ या सर्किट। एक फिल्म आई थी, उसमें आपने एक नाम सुना होगा, सर्किट। ये है सर्किट। ठीक है, सेल लगा हुआ है, बीच में तार जुड़े हुए हैं, बल्ब लगा हुआ है और ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसको सर्किट बोलते हैं, विद्युत परिपथ। लेकिन ये टूटा हुआ विद्युत परिपथ हमने बनाया है, यहाँ पे दोनों तारों को हमने जोड़ा नहीं है, और जोड़ने के लिए हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, ये टूटे हुए स्थान के ऊपर हम कभी तो लकड़ी वाली कोई चीज़ लगा रहे हैं या कोई भी अधातु लगा रहे हैं, और कभी हम धातु लगा रहे हैं, यानी धातु की कील लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब भी, जैसे ही हम धातु की कील लगाते हैं यहाँ पर, तब तो ये बल्ब जल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लकड़ी की कील लगाते हैं या कोई लकड़ी लगाते हैं या कोई माचिस की तीली लगा देते हैं मान लीजिए, तो ये बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ पर किसी भी धातु की कोई भी कील या छड़ लगाते हैं तो यहाँ पे जो आवेश है, सेल से जो बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या आवेश या चार्ज आ रहा है इस ए पॉइंट से, और ये दूसरा पॉइंट है बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाता है। अगर धातु की हम कील लगाते हैं तो ये जो चार्ज है ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर चला जाता है और यूं आगे बढ़ जाता है और बल्ब जल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लकड़ी के लगाते हैं तो ये चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर नहीं जाता है, यहीं रुक जाता है, इस वजह से ये बल्ब नहीं जल पाता है। इस प्रयोग से, इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, जबकि अधातुएं यानी लकड़ी वगैरह, ये जो अधातुएं हैं वो विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की कुचालक होती हैं, यानी बैड कंडक्टर होती हैं। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे हम आपको एक बात और बता दें कि चांदी जो होती है ना, चांदी जिसको हम सिल्वर भी बोलते हैं और विज्ञान की भाषा में Ag से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चांदी, सिल्वर या Ag जो होती है ये इलेक्ट्रिसिटी की सर्वोत्तम चालक होती है, बेस्ट कंडक्टर होती है, यानी सबसे ज्यादा सुचालक होती है। क्लियर? अब चांदी के अलावा और भी कई धातुएं हैं, हालांकि सभी धातुएं सुचालक होती हैं, लेकिन बेस्ट की बात हो रही है। बेस्ट सुचालक जो है, सर्वोत्तम जो सुचालक है वो है चांदी। चांदी के अलावा अगर उसकी श्रेणियां हम बनाएं तो तांबा यानी कॉपर, जिसको हम Cu से प्रदर्शित करते हैं विज्ञान की भाषा में, तो कॉपर और एल्यूमिनियम, जिसको हम विज्ञान की भाषा में Al से प्रदर्शित करते हैं, A बड़ा और L छोटा। ठीक है, चांदी के अलावा तांबा और एल्यूमिनियम जो होते हैं ये भी विद्युत के अच्छे चालक हैं, गुड कंडक्टर हैं। ठीक है, और यही कारण है कि चांदी के, तांबे के और एल्युमिनियम के हम तार बना सकते हैं और बनाए भी जाते हैं। घरों में हम जितने भी, आपने देखा होगा घरों में जो वायरिंग होती है, बिजली के बल्ब जलाने के लिए जो तार लगाए जाते हैं वो
तांबे के या एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, मैंने कहा घरों में बनने वाले जो ये तार होते हैं, वायर होते हैं घर में लगने वाले, ये तांबे के या एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं, जबकि थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि चांदी जो होती है वो विद्युत की या इलेक्ट्रिसिटी की सर्वोत्तम सुचालक होती है, बेस्ट कंडक्टर होती है। तो जब चांदी बेस्ट कंडक्टर होती है विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो क्या कारण है कि हमारे घरों के जो तार होते हैं वो चांदी के नहीं बने हुए होते हैं बल्कि तांबे या एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं? प्रश्न आता हुआ कभी कभी। खैर, ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें बहुत बड़ा राज की बात नहीं है, सिंपल सी बात है, चांदी या सिल्वर या एजी जो धातु है ये बहुत महंगी होती है और महंगी होने के कारण इसके तार बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए तार बनाने के लिए घरों में जो वायरिंग होती है, तरह तरह के जो तार लगते हैं, उन तार के निर्माण के अंदर अधिकतर तांबे का और एल्युमिनियम धातु का यानी कॉपर Cu का और एल्युमिनियम Al का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।